हेलो एवरीवन। आज हम कवर करेंगे बेसिकली द जनरल एक्सेप्शंस प्रोवाइडेड अंडर बीएनएस। अब आप सोचेंगे मैम ये क्यों, तो ये सबसे पहले अमेंडमेंट की वजह से ये नया टॉपिक ऐड हुआ है, जो कि जून 2025 में एक भी क्वेश्चन नहीं आया, और क्योंकि ये एकदम अमेंडमेंट से एडेड है, तो ये मेरी एक्सपेक्टेशंस कहती है कि शायद ये इस अटेम्प्ट में इनमें से एक क्वेश्चन तो बनता ही है, दैट इज आपके एक्सेप्शन से। सो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप अच्छे से इसको कवर करिए, और मैं आज आपको 40 से 45 मिनट्स में ये पूरा का पूरा एक्सेप्शंस कवर करवा लूंगी, ताकि आप आराम से इसका रिवीजन कर पाए। सो लेट्स डू द रिवीजन ऑफ जनरल एक्सेप्शंस। जस्ट होल्ड ऑन, और अब हम करेंगे एक्सेप्शंस का रिवीजन। चलो, आई होप आपको मेरी स्क्रीन विजिबल है। आई होप इट इज। ठीक है, तो अब हम चालू करते हैं रिवीजन ऑफ जनरल एक्सेप्शंस। ठीक है, तो देखो, सबसे पहले वो क्या बोल रहा है कि जनरल एक्सेप्शंस में क्या क्या आएगा। अब हम यहाँ पे एक सेकेंड। जनरल एक्सेप्शंस मतलब ये एक्सेप्शंस वो एक्सेप्शंस कहते हैं कि जब कोई, अगर आपने एक्ट कर दिया है तो आप इनका डिफेंस लेके अपने बचाव में डिफेंस ले सकते हैं और अपने आप को सुरक्षित करवा सकते हैं। तो ये है आपके जनरल एक्सेप्शंस। सबसे पहला क्या कहता है कि अगर आपने कोई भी एक्ट, इफ एनी पर्सन हु हैज कमिटेड एनी ऑफेंस has done by a reason of mistake of fact and not by mistake of law। mistake of law से क्यों नहीं, because mistake of law is not an excuse। आपने पढ़ा होगा ignorantia law non excusing। तो बेसिकली वो बोल रहा है nothing is an offense which is done by a person by reason of mistake of fact and not by reason of mistake of law considers himself to be bound by law। अगर उस इंसान को ये लगता है कि that person is bound by law, उसको ये लगता है कि नहीं भाई मैं तो लॉ से बाउंड हूं और अब तो मुझे ये एक्ट करना ही है, तो अगर ये उसकी गलती की वजह से वो ये कर रहा है, तो हम इसको ये नहीं सोचेंगे या ये नहीं मानेंगे कि भाई उसने कोई ऑफेंस किया है। ही कैन सीक द एक्सेप्शन। ठीक है, और यहाँ पे देखो, इग्नोरेंशिया फेस इट एक्सक्यूजेंट, इग्नोरेंशिया जूरिस नॉन एक्सक्यूजेंट। मतलब इग्नोरेंशिया ऑफ लॉ इज नॉट एन एक्सक्यूज, इग्नोरेंशिया ऑफ फैक्ट इज एन एक्सक्यूज। ये आपने पढ़ा ही होगा जेएलजीएल में। आगे, एक्ट ऑफ जज व्हेन एक्टिंग जुडिशियली। अगर कोई भी जज अपने जुडिशियल पावर्स के अंदर कोई एक्ट करता है, तो वो बिल्कुल कोई भी ऑफेंस नहीं कहलाएगा। ठीक है, अब थर्ड पॉइंट क्या कहता है, अगर कोई जज के ऑर्डर पे किसी ने एक्ट किया है, मान लो किसी जज ने फांसी की सजा दी और सामने वाला आपको फांसी पहुंचाता है, मतलब सामने वाला तो डेथ कॉज कर रहा है ना, तो just because the person is causing the death of the person because he is acting as per the orders of the court, then that person is accepted। उस इंसान के ऊपर में कोई भी केस नहीं बनेगा and he shall be not liable for any offense caused। ठीक है, तो यहाँ पे देखना, नथिंग विच इज डन इन परसुएंस ऑफ द जजमेंट। परसुएंस मतलब अगर जजमेंट या ऑर्डर से इन्फ्लुएंस होकर अगर कोई एक्ट हो रहा है, तो और अगर कोर्ट के जूरिसडिक्शन में था, तो और गुड फेथ में भी था, तो हम मानेंगे कि दैट पर्सन, दैट ऑफेंस इज नॉट एन ऑफेंस, दैट एक्ट इज नॉट एन ऑफेंस। ठीक है, अब आप बोलोगे मैम मान लो जूरिसडिक्शन में नहीं था, तो भले जूरिसडिक्शन में नहीं था, पर अगर कोर्ट ने ऑर्डर दिया था और आपने किया है, तो आपकी गलती नहीं है, वो कोर्ट के अगेंस्ट जो होगा वो होगा, बट आपको सजा नहीं मिलेगी। नॉट मैटर, नॉट विथ स्टैंडिंग। यहाँ पे देखो, नॉट विथ स्टैंडिंग का मतलब इसको मद्देनजर नहीं रखना है। नॉट विथ स्टैंडिंग वेदर द कोर्ट हैड एनी जूरिसडिक्शन और द कोर्ट डिड नॉट हैड एनी जूरिसडिक्शन। फाइन, आगे देखते हैं। आगे क्या बोलता है, नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन बाय एनी पर्सन हु इज जस्टिफाइड बाय लॉ और हु बाय रीजन ऑफ मिस्टेक ऑफ फैक्ट बिलीव्स हिम टू बी जस्टिफाइड। अब देखो, आप बोलोगे मैम फर्स्ट और फोर्थ में क्या फर्क है, मैं आपको समझा देती हूँ, पहले आप फोर्थ पॉइंट समझ लीजिए। वो ये बोल रहा है, अगर कोई ऑफेंस कोई इंसान करता है क्योंकि उसको लगता है वो लॉ से जस्टिफाइड है, उसको ये बिलीव है कि वो लॉ से जस्टिफाइड है। फर्स्ट और फोर्थ में केवल एक वर्ड का फर्क है। फर्स्ट जो बोलता है, आप कहीं नोट कर लेना, फर्स्ट जो है वो बाउंड का बोलता है, बाउंड वर्ड यूज किया है। बाउंड मतलब भाई ही इज बाउंड बाय लॉ। देखो यहाँ पे लिखा है बाउंड है, वो उसको चेंज नहीं कर सकते, वो बंधा हुआ है लॉ से। यहाँ पे क्या है, अगर मैं कोई एक्ट करूंगा तो लॉ के तहत में ही लीगल होगा, विच इज जस्टिफाइड बाय लॉ।
तो लॉ जस्टिफाइड है, तो फोर्थ जो पॉइंट आपका फोर्थ है जो सेक्शन 17 की बात करता है, अगर आपको प्रोविजन याद नहीं हो रहा कोई दिक्कत नहीं है, खाली मेन प्रोविजन याद करने में बता दूंगी कौन से, बट अगर ये वाला प्रोविजन आता है तो सेक्शन 17 में वो जस्टिफाइड बाय लॉ की बात करता है, और वही वो आपका सेक्शन 14 जो है वो बाउंड बाय लॉ की बात करता है। आगे बढ़ते हैं। अगर कोई एक्सीडेंट हो जाता है, यानी कि गलती से विदाउट एनी क्रिमिनल इंटेंशन या फिर नॉलेज से कोई इंसान एक्ट परफॉर्म कर रहा है, प्रॉपर केयर एंड कॉशन से कर रहा है, तो दैट विल आल्सो फॉल अंडर एक्सेप्शन प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 18। वो ये बोलता है क्योंकि सामने वाले का कोई क्रिमिनल इंटेंशन नहीं था, कोई नॉलेज नहीं थी उसको, और उसने प्रॉपर केयर एंड कॉशन के साथ कोई एक्ट किया, फिर भी कोई ऐसा एक्ट या जो ऑफेंस की कैटेगरी में आता है वो हो जाता है, गलती से एक्सीडेंटली हो जाता है, तो वो एक्सेप्शंस में फॉल करेगा। आगे बढ़ते हैं, क्या बोलता है वो, नथिंग इज एन ऑफेंस merely by reason of it being done with the knowledge that it is likely to cause harm, but it is done to prevent or avoid any other harm। क्या समझे? अब आपको नॉलेज तो था कि भाई मैं कुछ गलत कर रहा हूं या फिर किसी का नुकसान पहुंच जाएगा, आपको बिल्कुल नॉलेज था, इंटेंशन नहीं था, इट शुड बी डन विदाउट। देखो, इंटेंशन नहीं होना चाहिए पर नॉलेज होना चाहिए। नॉलेज मतलब आपको अंदाजा होना चाहिए, जानकारी होनी चाहिए, इंटेंशन मतलब जानबूझकर। तो इंटेंशन मतलब विदाउट क्रिमिनल इंटेंशन आपने किया है, पर आपको नॉलेज जरूर थी, आपको आइडिया था कि आप क्या करने वाले हैं। ठीक है। फिर अगर कोई आपने एक्ट किया है जस्ट टू प्रिवेंट एनी अदर हार्म, आप कोई दूसरी चीज को बचाने के लिए अगर आप कोई एक्ट कर रहे हैं और उस केस में थोड़ा बहुत कुछ नुकसान हो जाता है, तो वो सेक्शन 19 में एक्सेप्शन की कैटेगरी में फॉल करेगा और आपको सजा नहीं मिलेगी। यू हैड एन आइडिया बट इन ऑर्डर टू प्रिवेंट द अदर हार्म, कोई बड़ा हार्म था जिसको आप बचाने के लिए आपने गलती से ये छोटा सा हार्म कॉज कर दिया, तो आपको बिल्कुल प्रिवेंशन, जैसे मान लो कोई इंसान का एक्सीडेंट होने वाला है, ठीक है, और एक है कि जहां पे 4-5 लोग मतलब पब्लिक का एक्सीडेंट होने वाला है, तो आप उस इंसान, आप जानते हैं कि अगर मैं इंसान की तरफ मोड़ लूंगा तो एक इंसान को हर्ट हो जाएगा, ठीक है, तो आप बस उस इंसान को बचाने के लिए, ठीक है, या फिर पब्लिक को बचाने के लिए अगर आप कुछ ऐसा एक्ट कर देते हैं जहां पे उस इंसान को थोड़ी बहुत चोट लग जाती है, यू डिड नॉट हैड एनी इंटेंशन बट यू हैड अ नॉलेज, although the act was done with due caution but some harm was caused, it will fall under general exceptions of section 19 of B and S। ठीक है। तो अभी तक हमने पढ़ा जस्टिफाइड बाय लॉ था, बाउंड बाय लॉ था, जज ने कुछ कर दिया या जज के बोलने पे कर दिया, जज का कोर्ट का जुरिस्डिक्शन था नहीं था, कुछ मैटर नहीं करता। और ये वाला पॉइंट जो पॉइंट नंबर 6 पढ़ रहे हैं बेसिकली सेक्शन 19, वो ये बोलता है कि कोई भी क्रिमिनल इंटेंशन, अगर आप सीक्वेंस से याद करेंगे तो आपको सेक्शन अपने आप याद हो जाएगा, बट सेक्शन पे नहीं फोकस करके आप कोर कॉन्सेप्ट्स पे फोकस करिए, क्योंकि एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन ही इस कैटेगरी से आएगा। तो अब नेक्स्ट क्या बोल रहा है, विदाउट एनी क्रिमिनल इंटेंशन, अगर आपने कोई एक्ट कर दिया है बट नॉलेज था और हार्म थोड़ा बहुत कॉज हो गया है तो वो ऑफेंस में नहीं आएगा। कोई अगर 7 साल से कम उम्र का बच्चा, दैट इज 7 years, अगर कोई चाइल्ड ऑफेंस करता है तो वो जनरल एक्सेप्शन में फॉल करता है, चाइल्ड को कुछ नहीं होगा। बट मोर देन 7 एंड अप टू 12, देखो यहाँ पे मोर देन 7 एंड अप टू 12, हम उसकी मेच्योरिटी देखेंगे, मेच्योरिटी ऑफ अंडरस्टैंडिंग देखेंगे कि क्या उसे समझ में आ रहा है कि उसने क्या किया है, उस हिसाब से हम उसको सजा देंगे या नहीं देनी है वो हम डिसाइड करेंगे। तुम बोलोगे मैम मोर देन 12 का क्या करें, तो मोर देन 12 जो है वो जुवेनाइल केसेस में आता है, काफी सारी अगर आपने वेब सीरीज भी देखी होगी तो वहां पे भी यही सारे मैटर्स होते हैं। जुवेनाइल मतलब जो बच्चों के कोर्ट है, 12 से 18 years वाला जुवेनाइल कोर्ट में डिस्कस होता है, या वो उस कोर्ट का जुरिस्डिक्शन है। 7 years के कम में कोई सजा नहीं है, 7 to 12 में मेच्योरिटी का लेवल देखना है कि क्या उससे समझ में आ रहा है जो उसने एक्ट किया है, एंड आपका मोर देन 12 में तो बिल्कुल वो एक्सेप्शंस में फॉल नहीं करता है, आपको ये याद रखना है। कोई अगर अनसाउंड माइंड का पर्सन है, बिल्कुल अगर उसे समझ नहीं आ रहा कि वो क्या कर रहा है, एक्सेप्शंस में फॉल कर जाएगा। अब हम ये 3 कैटेगरी में आएंगे, बेसिकली इंटॉक्सिकेटेड की जो 2 कैटेगरी है, आप थोड़ा सा ध्यान रखना, इंटॉक्सिकेटेड का भी क्वेश्चन आ सकता है, प्लीज ध्यान रखिए। क्या बोलता है, नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन बाय अ पर्सन हु एट द टाइम ऑफ डूइंग इट बाय रीजन ऑफ इंटॉक्सिकेशन, मतलब क्योंकि वो इंसान नशे में था, ठीक है, उसने कुछ ऐसा गलत कर दिया जो उसे समझा ही नहीं कि मतलब वो क्या कर रहा है, ही वॉज इनकेपेबल ऑफ नोइंग द नेचर ऑफ द एक्ट एंड वट एवर ही वॉज डूइंग, प्रोवाइडेड जो इंटॉक्सिकेशन है इट हैज बीन एडमिनिस्ट्रेड विदाउट हिज नॉलेज और अगेंस्ट हिज विल। विदाउट हिज नॉलेज पे 1 कर लो, अगेंस्ट हिज विल पे 2 कर लो, मतलब उसकी नॉलेज के बिना उसको इंटॉक्सिकेट किया गया है, उसको नशा जो दिया गया है वो उसके नॉलेज के बिना दिया गया है, या फिर उसकी इच्छा के विरुद्ध दिया गया है, उसकी इच्छा के अगेंस्ट दिया हुआ है,
और फिर अगर वो कोई एक्ट कर देता है तो उस केस में ये एक्सेप्शन में फॉल करेगा। मान लो तुम कोई पार्टी में गए बढ़िया से न्यू ईयर बनाने के लिए, एंड देन यू हैड योर ओन सेंस ऑफ पार्टी, तो वो और फिर आप अगर कोई एक्ट कर देते हैं तो वो आपका एक्सेप्शन में फॉल नहीं करेगा। बट हाँ, वहीं आप अपने फ्रेंड्स ने आपको थोड़ा सा इन्फ्लुएंस कर दिया और फिर आप करेंगे तब भी वो फॉल नहीं करेगा, क्योंकि आपने अपनी इच्छा से किया। पर मान लो फ्रेंड्स कुछ इस तरीके से करते हैं जिससे आपको आइडिया ही नहीं है, इट वॉज विदाउट योर नॉलेज, या फिर आपके मना करने के बाद में भी आपको करते हैं, तो इट इज अगेंस्ट योर विल। ठीक है, तो उस केस में फिर वो एक्सेप्शंस में फॉल कर जाएगा। ठीक है, विदाउट योर नॉलेज और अगेंस्ट द विल ऑफ द पर्सन होना चाहिए। और जब वो इंसान कर रहा है तो ही इज इनकेपेबल ऑफ अंडरस्टैंडिंग। उसी के लिए हम अल्कोहल का मेजर या ड्रग्स से कितना नशा था उसका मेजर, हम लेवल ऑफ मेजर भी नापते हैं इन ऑर्डर टू सी थोड़ा सा कुछ मतलब आपका इतना इंटॉक्सिकेशन था ही नहीं कि आप इतना बड़ा कुछ एक्ट कर दे, मतलब आप थोड़ी बहुत अपने सेंसेस में थे, तो फिर वो एक्सेप्शन में फॉल नहीं करेगा। यही आपका फॉरेंसिक स्टडीज भी काम आता है इन ऑर्डर टू मेजर कि कितना लेवल का इंटॉक्सिकेशन था। तो इसलिए वो बोल रहा है इनकेपेबल ऑफ नोइंग द नेचर ऑफ द एक्ट। आगे बढ़ते हैं, वो क्या बोल रहा है, इन केसेस वेर एन एक्ट डन इज नॉट एन ऑफेंस अनलेस डन विद अ पर्टिकुलर नॉलेज। मान लो कोई ऐसा एक्ट है जिसमें नॉलेज होना जरूरी है, ठीक है, और वो मतलब जो इंसान है उसने, देखो यहाँ पे देखना, अब ऊपर से 10th पॉइंट और 11th पॉइंट का भी हम डिफरेंस समझे। इन केस वेर एन एक्ट इज डन इज नॉट एन ऑफेंस अनलेस डन विद अ पर्टिकुलर knowledge, or a person who does the act in a state of intoxication shall be liable as if he had the knowledge, same knowledge as he would have had if he had not been intoxicated। मतलब मान लो सामने वाला इंटॉक्सिकेशन में है और वो कोई ऐसा एक्ट कर रहा है जिस एक्ट में नॉलेज होना जरूरी है, जानकारी होना जरूरी है कि अगर आप ऐसा कुछ करेंगे तो सामने वाले को नुकसान पहुंच जाएगा या फिर वो ऑफेंस हो जाएगा, और फिर भी वो सामने वाला कोई एक्ट कर देता है, तो हम ये एज्यूम करेंगे कि उसे नॉलेज था और उसने एक्ट कर दिया। अनलेस, अनलेस मतलब जब तक, अनलेस जिधर आ जाए आप हिंदी में बोल दो, जब तक जो इंटॉक्सिकेशन है वो उसके विदाउट हिज नॉलेज या अगेंस्ट हिज विल है, तो ये केस अप्लाई नहीं होगा। मैं वापस रिपीट कर देती हूँ, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, समझना बात को। अगर कोई एक्ट ऐसा है या फिर कोई इंसान एक ऐसा ऑफेंस कर रहा है जहां पे नॉलेज होना जरूरी है, तो हम ये मानेंगे कि उस इंसान के पास में नॉलेज था इवन दो ही वॉज इंटॉक्सिकेटेड। ठीक है, पर एक्सेप्शन क्या, अगर उसने इंटॉक्सिकेशन उसके अगेंस्ट हिज विल था या फिर विदाउट हिज नॉलेज था, तो फिर हम ये नहीं मानेंगे दैट ही हैड नॉलेज। ये एक्सेप्शंस के जैसे फॉल करेगा। अदरवाइज हम ये मानेंगे कि उसके पास में ये नॉलेज था और फिर उसने ये एक्ट किया है। फाइन। तो अगर मान लो आपको बस ये प्रूव करना है कि अगर आपने कुछ ऐसा एक्ट किया है इन द मतलब वाइल यू वर इंटॉक्सिकेटेड, तो आपको प्रूव करना है कि जो इंटॉक्सिकेशन था वो विदाउट योर नॉलेज था या अगेंस्ट योर विल था। तो जो नॉलेज वाले हैं, कहीं पे भी देखना वर्ड अगर नोइंगली आता है किसी भी सेक्शन में, तो नोइंगली वाले सब 11th पॉइंट में फॉल करेंगे सेक्शन 24 में। सेक्शन 23 जनरल बात करता है कि विदाउट अंडरस्टैंडिंग द नेचर ऑफ द एक्ट, अगर किसी ने कुछ कर दिया है जहां नॉलेज जरूरी नहीं है, सिर्फ ऑफेंस की बात हो रही है। ठीक है, अगर क्लियर नहीं होता है जस्ट आस्क मी, जस्ट डीएम मी और कमेंट हियर इन द कमेंट बॉक्स एंड आई विल इंश्योर दैट ये क्लियर हो जाए। हल्का सा इसमें फर्क है और कई बार कंफ्यूजन रह जाता है, जैसे वहां पे जस्टिफाइड और बाउंड का था, यहाँ पे आप बस ये समझना 11th पॉइंट जो बोल रहा है वो नोइंगली, हम ये अज्यूम करके चलेंगे कि आपको नॉलेज था। अगर आपका इंटॉक्सिकेशन विदाउट योर नॉलेज या अगेंस्ट योर विल था तो हम नहीं मानेंगे, बाकी में हम ये मानेंगे कि आपको नॉलेज था। और 10th वाला पॉइंट क्या बोल रहा है, इनकेपेबल ऑफ अंडरस्टैंडिंग द नेचर ऑफ द एक्ट, समझ ही नहीं था कि भाई क्या कर रहा है ऐसा। चलो 12th पॉइंट पे आएंगे, क्या बोल रहा है, नथिंग विच इज नॉट इंटेंडेड टू कॉज डेथ। अगर आप नहीं चाहते थे कि किसी की डेथ हो या ग्रीवियस हर्ट हो, या फिर उसको आइडिया ही नहीं था कि डेथ या ग्रीवियस हर्ट हो जाएगा, हम उसको ऑफेंस नहीं मानेंगे अगर किसी पर्सन हु इज एन 18 ईयर्स ऑफ द एज हैज गिवन द कंसेंट। मान लो आप कोई ऐसा एक्ट कर रहे हो और जिस पर्सन के साथ में कोई एक्ट कर रहे हो दैट पर्सन इज अबव 18 ईयर्स ऑफ एज एंड दैट पर्सन हैड गिवन द कंसेंट, और ऐसी कोई भी संभावना नहीं थी कि सामने वाले को डेथ हो जाए या ग्रीवियस हर्ट कॉज हो जाए। ग्रीवियस हर्ट मतलब बहुत गहरी कोई चोट, ग्रीवियस हर्ट की एक अलग डेफिनेशन है जो अभी हमारे सिलेबस में हमें कवर करने की जरूरत नहीं है, पर आप समझना ग्रीवियस हर्ट मतलब कुछ गहरी चोट जो कि आपको बीएनएस प्रोवाइड करता है, या फिर कोई डेथ कॉज हो जाए।
ऑल्दो ऐसा कोई एक्ट नहीं था और सामने वाले की कंसेंट से आपने किया है, तो फिर वो फॉल नहीं करेगा। अब जैसे यहाँ पे बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल है, प्लीज इसको आप एग्जाम में कवर करके जाना। वो क्या बोलता है कि आप एक फुटबॉल मैच करके देखने के लिए गए थे। अब वो बॉल उड़ के आती है और आपको लग जाती है, और ऐसा माथे पे लगती है आपकी कि आपको डेथ बहुत कॉज हो जाती है। तो वो तो आप अपनी इच्छा से गए थे ना, आपको पता है कि आप जहां जा रहे हो वहां आपको शायद हर्ट कॉज हो सकता है। तो दैट वॉज योर कंसेंट, इफ यूर 18 ईयर्स अबव आपकी कंसेंट थी। तो यही फॉल करता है वॉलेंटी नॉन फिट इंजुरिया। मतलब वॉलेंटी मतलब खुद से अगर आपने कंसेंट दिया तो आपको इंजरी कॉज अगर हो रही है तो भी वो सामने वाले की गलती नहीं है। प्लीज डू गिव दिस रीड टू एन एग्जाम्पल, क्योंकि ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जरूरी है। क्योंकि आप खुद ही मैच देखने गए हो और फिर वहां आपको लग जाती है, तो आप कंसेंट से बैठे थे ना अपने। तो अब ये एक्सेप्शंस में फॉल करेगा, सामने वाला चाहे तो अपना डिफेंस ये बात का ले सकता है। अब हम आते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्या बोल रहा है? नथिंग विच इज नॉट इंटेंडेड टू कॉज डेथ इज एन ऑफेंस बाय रीजन ऑफ एनी harm or intended by the doer to cause any person for whose benefit it is done। अगर मैं सामने वाले के भला चाह रही थी और फिर मैंने अगर कुछ ऐसा कर दिया, उसके भला चाहती थी और मैं कोई ऐसा एक्ट करती हूँ, अल्टीमेटली उसको नुकसान पहुंच जाता है, ठीक है, तो भी फिर वो ऑफेंस नहीं होगा। यहाँ पे आप देखना, अगर आप सामने वाले का भला के लिए, फॉर पर्सन बेनिफिट के लिए कर रहे थे और कंसेंट भी था, और फिर अगर कोई हार्म कॉज हो जाता है तो भी वो आपके इस कैटेगरी में नहीं फॉल करेगा, एक्सेप्ट ऑफेंस की कैटेगरी में नहीं फॉल करेगा। तो पहले वाले में क्या था, अगर सामने वाले ने खुद से कंसेंट दिया और फिर कोई डेथ या ग्रीवियस हर्ट कॉज हो जाता है। यहाँ पे वो क्या बोल रहा है, पर्सन के बेनिफिट के लिए आप एक्ट कर रहे हैं और उसने कंसेंट भी दिया फिर भी कुछ गलत हो जाता है, तो वो फॉल नहीं करेगा। कुछ कुछ कैटेगरी जो है ना स्पेशलाइज्ड कैटेगरी, इसलिए हमें अलग से पढ़ने की जरूरत है। आगे देखो क्या बोल रहा है, नथिंग विच इज डन बाय अ पर्सन। अब भाई 18 ईयर्स वाला तो हमने पढ़ लिया 12th पॉइंट में। 14th पॉइंट क्या बोल रहा है, अगर मान लो 12 ईयर्स से अंडर एज है, मतलब या फिर कोई इंसान ऐसा है जो अनसाउंड माइंड का पर्सन है, या फिर कोई ऐसा इंसान है। देखो यहाँ पे, नथिंग विच इज डन इन अ गुड फेथ फॉर द बेनिफिट ऑफ अ पर्सन अंडर 12 ईयर्स ऑफ एज। कोई ऐसे इंसान के बेनिफिट के लिए कर रहे हैं जो 12 साल से कम का है या फिर अनसाउंड माइंड का है, या फिर कोई ऐसा इंसान जो कंसेंट नहीं दे सकता है, मतलब ही इज नॉट कैपेबल ऑफ गिविंग द कंसेंट। तो अगर उसका गार्जियन कंसेंट दे देता है तो वो ऑफेंस नहीं होगा, क्योंकि उसके गार्जियन ने कंसेंट दे दिए। तो जो आपका 12th पॉइंट था वो 18 ईयर्स प्लस की बात करता है। 14th पॉइंट जो है वो 12 ईयर्स से कम या फिर अनसाउंड माइंड, ठीक है, अगर वो इंसान का गार्जियन अगर आपको कंसेंट दे दे रहा है तो भी वो कवर नहीं होगा ऑफेंस की कैटेगरी में। देखो क्या बोल रहा है, बट ये एक्सेप्शन, ये पॉइंट को एकदम टिक लगा लेना, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट अगेन। इन सारी चीजों में ये एक्सेप्शन फॉल नहीं करेगा, मतलब ये एक्सेप्शन का एक्सेप्शन है। इसका मतलब क्या हुआ, ये अगर आप ये चार जो मैं पढ़ाने वाली हूं अभी आपको, प्लीज ध्यान से सुनना। ये चार पॉइंट्स अगर आप ये चार कोई अगर आप एक्ट कर देते हैं, तो फिर आप भले कंसेंट के साथ कर रहे हैं विदाउट कंसेंट करें, ये ऑफेंस की कैटेगरी में आएगा, ये एक्सेप्शंस में नहीं आएगा। जैसे कि अगर आपने जानबूझ के किसी की डेथ कॉज कर दिया, आपने अटेम्प्ट टू कॉज डेथ किया, या फिर आप किसी इंसान को ग्रीवियस, मैं सेकंड पॉइंट कवर करूंगी, अगर आप किसी इंसान को ग्रीवियस हर्ट कॉज कर रहे हैं या फिर अटेम्प्ट कर रहे हैं कि सामने वाले को कुछ ग्रीवियस हर्ट हो जाए, या फिर आप ऐसी कोशिश कर रहे हैं, अबेटमेंट कर रहे हैं, अबेटमेंट मतलब इंस्टिगेट कर रहे हैं कि सामने वाले को कोई दूसरा इंसान कॉज कर दे डेथ या फिर कोई हर्ट, अबेटमेंट ऑफ एनी ऑफ द ऑफेंस टू द कमिटिंग ऑफ विच ऑफेंस इट वुड नॉट एक्सटेंड। मतलब कोई अबेटमेंट मतलब इंस्टिगेट, नोट कर लेना, आप इंस्टिगेट करें कि कोई और करे, तो फिर आपके ऊपर भी ये एक्सेप्शन फॉल नहीं करेगा। जिसने किया उस पर तो फॉल ही नहीं करेगा, पर आपके ऊपर भी नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि यू आर द वन हु हैज इंस्टिगेटेड द ऑफेंस, उकसाया है जिसने, या फिर द डूइंग ऑफ एनीथिंग विच द पर्सन डूइंग इट नोज इट टू बी लाइकली टू कॉज डेथ अदर देन प्रिवेंटिंग द डेथ। मतलब कोई ऐसा एक्ट आपने कर दिया जो आपको पता है कि शायद उससे डेथ कॉज हो सकती है, तो फिर ये फॉल नहीं करेगा। पर अगर मान लो किसी को डेथ कॉज करने से बचाने के चक्कर में उसकी डेथ हो जाती है, तो ये उसका एक्सेप्शन है। मैं पॉइंट रिपीट करती हूँ, सेकंड वाला शायद कंफ्यूजिंग लगेगा, ध्यान से सुनना। अगर आपको नोइंगली अगर आपने कोई एक्ट किया जिससे डेथ कॉज हो जाती है, तो फिर कंसेंट है नहीं है मैटर नहीं करता, ये इट शैल बी कंसिडर्ड एज एन ऑफेंस।
पर मान लो किसी इंसान की डेथ को या उसकी ग्रीवियस हर्ट को प्रिवेंट करने के चक्कर में डेथ हो जाती है, आप बचाने जा रहे थे और फिर डेथ हो जाती है, तो फिर ये आपका एक्सेप्शंस में फॉल कर सकता है। ए और बी में एक ही वर्ड का अगेन फर्क है, यहाँ पे इंटेंशन मतलब जानबूझकर के, नोइंगली मतलब जानते हुए। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अगर कोई इंसान है, देखो, इफ द कंसेंट इज गिवन बाय पर्सन, मान लो अब तुम बोलोगे मैम कंसेंट तो दे दी, पर मान लो कंसेंट फियर में या फिर कोई मिसकंसेप्शन, मिसकंसेप्शन मतलब मिसअंडरस्टैंडिंग या फिर सामने वाला मुझे नुकसान पहुंचाएगा, डर में अगर आपने कंसेंट दे दी है, या फिर आप इंटॉक्सिकेटेड थे या फिर आप अनसाउंड माइंड थे, अनसाउंड माइंड के थे और आपने कंसेंट दे दिए, तो वो वैलिड कंसेंट नहीं है। आपको ये जो कंसेंट के प्रोविजन आप याद रखना, पहला वाला हमने पढ़ाया कि अगर 18 ईयर्स प्लस का इंसान है, खुद से कंसेंट दे रहा है, फिर कोई एक्ट करता है, हो गया, कहानी खत्म हो गई, एक्सेप्शंस में फॉल कर जाएगा। फिर हमने पढ़ा कि अगर कोई ऐसा इंसान है जिसके बेनिफिट के लिए कोई एक्ट करे, कंसेंट देता है, बिल्कुल फॉल नहीं करेगा। उसके बाद में हमने पढ़ा कि अगर कोई गार्जियन कंसेंट दे रहा है, कोई भी ऐसा इंसान जो 12 ईयर्स से अंडर एज का है या फिर अनसाउंड माइंड का है, या फिर अगर उसने कंसेंट दे दी गार्जियन ने, तो फिर वो फॉल नहीं करेगा। उसके एक्सेप्शंस है, एक्सेप्शंस क्या था, इंटेंशनल डेथ कॉज कर रहे हो, अबेटमेंट कर रहे हो, नोइंगली डेथ कॉज कर रहे हो, या फिर जानबूझ करके वॉलंटरी ग्रीवियस हर्ट कॉज कर रहे हो। आगे हमने पढ़ा कंसेंट नोन टू बी गिवन अंडर फियर और मिसकंसेप्शन, अगर फियर में दे दिया, डर के आपने कंसेंट दे दिया, फिर मिसकंसेप्शन से आपने कंसेंट दे दी, या फिर अनसाउंडनेस ऑफ माइंड था, आप चाहे तो 1 2 3 4 लिख लिए, फियर ऑफ इंजरी, मिसकंसेप्शन, अनसाउंडनेस ऑफ माइंड और इंटॉक्सिकेशन में अगर आपने कंसेंट दे दी है, तो फिर वो कंसेंट फॉल नहीं होगा या कंसेंट नहीं माना जाएगा। The exceptions in section 25, 26, 27 do not extend to the acts which are offenses independently of any harm to the person giving the consent। मतलब मान लो भले कंसेंट से किया, पर वो एक्ट कॉज करना गलत है, पूछ के करो बिना पूछे करो, वो एक्ट कॉज करना गलत है, तो वो ऑफेंस में आएगा। जैसे इलस्ट्रेशन दिया हुआ है, कॉजिंग मिसकैरेज, किसी भी लेडी का मिसकैरेज कॉज करना गलत है, भले आप लेडी से पूछ के कर रहे हो या फिर बिना बिना पूछे कर रहे हो, गलत तो गलत ही, कंसेंट है नहीं है कोई मतलब नहीं, तो फिर वो आपका ऑफेंस माना जाएगा। प्लीज एक्सेप्शंस इलस्ट्रेशंस को ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नथिंग इज एन ऑफेंस बाय रीजन ऑफ एनी हार्म which it may cause to a person for whose benefit it is done in good faith even without that person's consent। भले पर्सन, अब तुम देखना ऊपर में जो पढ़े हैं और इन बीच, इसके बीच में क्या डिफरेंस है। भले आपने कोई ऐसा एक्ट किया है जो पर्सन की कंसेंट के बिना किया है, पर पर्सन के भले के लिए किया है। अब आप देखो 17th पॉइंट और ये जो आपका पॉइंट था, दैट इज पॉइंट नंबर 13। पॉइंट नंबर 13 में पर्सन की कंसेंट के साथ किया है, देखो एंड है बीच में, एंड है, पर्सन की कंसेंट के साथ किया है और उसके भले के लिए किया है। पॉइंट नंबर 17 में पर्सन की कंसेंट नहीं थी, पर उसके भले के लिए किया है। मान लो सामने वाला हॉस्पिटल में था, तो आपने कंसेंट दे दी, हाँ हाँ आप सर्जरी करो, जो होगा देखा जाएगा, हमें बचाना है, तो आपने उसके भले के लिए दिया है कंसेंट। ठीक है, और फिर कुछ गलत अगर हो जाता है, तो फिर वो एक्सेप्शन में फॉल करेगा, प्रोवाइडेड ये, जैसे ये जो 4 पॉइंट हमने जो डिस्कस किए हैं, ये नहीं होना चाहिए। अगर जानबूझ के डेथ कॉज करना चाहते हो, नोइंगली कर रहे हो, ठीक है, वॉलेंट्री इंजरी कॉज करे या एडमिट करे हो, अगर ये 4 करे हो तो फिर ये एक्सेप्शन में फॉल नहीं करेगा, बाकी करेगा। तो आप पॉइंट नंबर 13 17 के बीच का डिफरेंस अगर आप समझ गए, बहुत अच्छी बात है। वहां पर्सन की कंसेंट थी 13th पॉइंट पे, 17th पॉइंट पे पर्सन की कंसेंट नहीं थी। चलो आगे बढ़ेंगे। नो कम्युनिकेशन, अगर मान लो कोई ऐसा कम्युनिकेशन कर देते हैं आप जो गुड फेथ में कर रहे हैं, सामने वाले के भले के लिए गुड फेथ में आप कुछ कम्युनिकेशन कर रहे हैं, और फिर सामने वाले की डेथ कॉज हो जाती है। मान लो आपने उसको बताया कि सर आपको ना कैंसर है शायद, और सामने वाला इतना डर जाता है, ट्रॉमेटाइज हो जाता है और फिर डेथ हो जाती है, पर आपने गुड फेथ में कम्युनिकेट किया कि उसको जानना जरूरी है उसकी बॉडी के बारे में, तो वो एक्सेप्शन में फॉल करेगा। ठीक है, तो ऑफेंस की कैटेगरी में नहीं आएगा। आगे देखते हैं क्या बोल रहा है वो। एक्सेप्ट मर्डर एंड ऑफेंसेस अगेंस्ट द स्टेट, ध्यान रखना 19 भी बड़ा ही जरूरी है। क्या बोलता है, अगर मर्डर या फिर ऑफेंस अगेंस्ट स्टेट मतलब कंट्री के अगेंस्ट जो भी ऑफेंस है, मर्डर या फिर ऑफेंस अगेंस्ट स्टेट को छोड़ के अगर कोई ऐसा एक्ट आप कर रहे हैं जिसमें डेथ इज द अल्टीमेट पनिशमेंट,
और आपने इसलिए किया है क्योंकि आपको डर था कि वो लोग आपकी डेथ कॉज कर देंगे, तो वो एक्सेप्शन की कैटेगरी में आएगा। मैं रिपीट कर देती हूँ क्या बोल रहा है, पूरा अच्छे से वापस आप सुनिएगा। वो ये बोल रहा है कि मान लो कोई आपने ऐसा एक्ट किया क्योंकि यू हैड अ फियर ऑफ इंस्टेंट डेथ, मतलब अगर आप नहीं करेंगे तो तुरंत सामने वाला आपको मार देगा। यू हैड अ फियर ऑफ इंस्टेंट डेथ, तुरंत आपकी डेथ हो जाएगी, इसलिए आपने कोई ऐसा एक्ट कर दिया है। एक्सेप्ट आप किसी और का मर्डर नहीं कर सकते, या फिर आप देश के अगेंस्ट में कोई एक्ट नहीं कर सकते, ऑफेंस अगेंस्ट स्टेट नहीं कर सकते। ठीक है, ये दोनों तो आप नहीं कर सकते, चाहे आपको फियर ऑफ इंस्टेंट डेथ था नहीं था, आप किसी और को मर्डर नहीं कर सकते, किसी और को मार नहीं सकते, या फिर आप ऑफेंस अगेंस्ट स्टेट नहीं कर सकते। तो ये आपके एक्सेप्शन में फॉल करेगा क्योंकि आपने डर की किया। अब ये दो एक्सेप्शन है, अगेन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एग्जामिनेशन। पहला क्या है, अगर मान लो कोई आपने डर के मारे आपने डकैत की गैंग को ज्वाइन कर लिया, तो ये एक्सेप्शन में फॉल नहीं करेगा। कितना भी डरो, आप डकैतों को कैसे ज्वाइन कर सकते हो? ठीक है, यू कैन नॉट ज्वाइन द डेथ गैंग ऑफ अ डेकॉइट्स, ठीक है, डकैत डेकॉइट्स वट एवर यू प्रोनाउंस। बट मान लो कोई जबरदस्ती आपको अपनी गैंग का हिस्सा बना लेता है, सीज कर लेता है आपके सामान को, या फिर आपको जबरदस्ती अपनी गैंग का हिस्सा बना लेता है, तो उस केस में फिर वो ऑफेंस में फॉल करेगा। देखो यहाँ पे दिया हुआ है कि एक स्मिथ है, मतलब एक कारपेंटर था जिससे जबरदस्ती उसको पकड़ा गया और उसे डोर की कोई चाबी वाबी बनवाई डुप्लीकेट, तो उस केस में उसके साथ जबरदस्ती करी गई, को जबरदस्ती सीज कर दिया, बांध के उससे बनवाई गई, तो फिर वो इस एक्सेप्शन में फॉल करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। एक्सप्लेनेशन वन क्या बोलता है, जान के अगर आप, भले ही आपको थ्रेट था कि वो लोग आपको मारेंगे और इसीलिए आपने उसकी गैंग को ज्वाइन कर लिया, थ्रेट ऑफ बीइंग बिटन था, बट अगर इंस्टेंट डेथ का थ्रेट था और फिर आप अगर ज्वाइन कर रहे हैं तो वो एक्सेप्शन में आएगा। और एक्सप्लेनेशन वन क्या बोलता है कि अगर मतलब सामने वाला आपको बस मारेगा और इस डर से आप ज्वाइन कर लेते हैं तो वो एक्सेप्शन में फॉल नहीं करेगा। ठीक है, अगर मरने की मतलब अगर आपको लगता है आपकी इंस्टेंट डेथ हो जाएगी तो फॉल करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। और मान लो कोई ऐसा एक्ट है जो बहुत ही स्लाइट हार्म है, ट्रिफलिंग एक्ट है, अगर आपने टॉर्ट्स में ही पढ़ा होगा, कुछ ट्रिफलिंग है, ट्रिफलिंग छोटा मोटा हार्म कॉज कर रहा है, तो उस केस में फिर वो एक्सेप्शंस में फॉल करेगा। ये थे आपके इंटायर थोड़े जनरल एक्सेप्शंस। अब हम आते प्राइवेट डिफेंस में। प्राइवेट डिफेंस मतलब अपने बचाव में। ध्यान दीजिएगा क्या बोलता है, नथिंग इज एन ऑफेंस व्हिच इज डन इन द एक्सरसाइज ऑफ राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। अगर आप अपने बचाव में कोई भी एक्ट करते हैं वो प्राइवेट डिफेंस में, अगर आप अपने बचाव में करते हैं तो प्राइवेट डिफेंस कहलाएगा और एक्सेप्शंस में फॉल करेगा। अब आप देखिए, अगर कोई इंसान अनसाउंड माइंड का है, ठीक है, वांट ऑफ मेच्योरिटी, उसको समझ नहीं है वो क्या कर रहा है, अनसाउंड माइंड का है, इंटॉक्सिकेटेड इंसान है, ठीक है, या फिर एकदम छोटा बच्चा है, बाय रीजन ऑफ इट्स यूथ, मतलब बहुत यंग बच्चा है, या फिर उसको मेच्योरिटी नहीं है समझने की, या फिर वो अनसाउंड माइंड का है, या फिर इंटॉक्सिकेटेड है, ये चार पे आप 1 2 3 कर लीजिए, रीजन ऑफ यूथ, वांट ऑफ मेच्योरिटी, अनसाउंडनेस ऑफ माइंड एंड इंटॉक्सिकेटेड है, और स्टिल आप अगर अपने प्राइवेट डिफेंस में कोई एक्ट कर देते हैं अपने आप को बचाने के लिए ये चार कैटेगरी के लोगों से, तो वो प्राइवेट डिफेंस में फॉल करेगा और एक्सेप्शंस में आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते। ये तीन कैटेगरी में अगेन स्टमक कर लो, ये तीन कैटेगरी में जो है ये एक्सेप्शंस है, इनमें आप प्राइवेट डिफेंस एक्सरसाइज नहीं कर सकते। जैसे कि अगर आपको लगता है कि पब्लिक सर्वेंट कोई एक्ट कर रहा है, गुड फेथ में कोई एक्ट कर रहा है और अपने ऑफिस में कर रहा है, मतलब अपनी अथॉरिटी के अंदर कर रहा है, कलर ऑफिस ऑफिस मतलब अपनी अथॉरिटी के अंदर वो कोई एक्ट कर रहा है, कोई भी पब्लिक सर्वेंट जो गुड फेथ में कर रहा है, एक्सेप्ट वो अगर आपको डेथ या ग्रीवियस हर्ट कॉज नहीं करने वाला है, ठीक है, तो ये एक्सेप्शंस में फॉल कर जाएगा। ठीक है, एक्सेप्शंस में फॉल नहीं करेगा। ठीक है, मतलब अगर कोई पब्लिक सर्वेंट है, यानी कि पुलिस हो गई, पुलिस कोई ऐसा कोई एक्ट करी जो उसकी अथॉरिटी में है, तो आप वहां पे अपना प्राइवेट डिफेंस एक्सरसाइज नहीं कर सकते, एक्सेप्ट कि वो रीजनेबल डेथ कॉज करने जैसा कोई एक्ट नहीं है, मतलब इतना मार रही है आपको पुलिस की सामने वाला मरने के स्टेज पर है, तो उस केस में आप प्राइवेट डिफेंस एक्सरसाइज नहीं कर सकते। फाइन, आगे क्या बोल रहा है, अगर कोई डायरेक्शन ऑफ पब्लिक सर्वेंट पे, जैसे हमने ऊपर पढ़ा ना डायरेक्शन ऑफ द कोर्ट पे, अगर कोई इंसान एक्ट कर रहा है बट दैट इज ऑन द डायरेक्शन ऑफ पब्लिक सर्वेंट, तो उस केस में भी फिर ये जो एक्ट है ये आपके प्राइवेट डिफेंस आप इसमें एक्सरसाइज नहीं कर सकते, एक्सेप्ट वो डेथ या ग्रीवियस हर्ट वाला एक्शन नहीं होना चाहिए। या फिर अगर कोई इंसान कुछ गलत आपके साथ कर रहा है पर आपके पास में इतना रीजनेबल टाइम है कि आप पब्लिक अथॉरिटीज को कांटेक्ट कर सके,
आपके पास में उतना समय है, आप कानून को अपने हाथ में नहीं लेंगे। यू हैव द रिकोर्स टू सीक द प्रोटेक्शन ऑफ पब्लिक अथॉरिटीज। मतलब आप कानून से या पब्लिक अथॉरिटी से हेल्प ले सकते हैं, तो फिर आप प्राइवेट डिफेंस अपना एक्सरसाइज नहीं कर सकते, आप अपने बचाव में कोई ऐसा एक्ट नहीं करेंगे जो कि ऑफेंस कहलाए। तो ये तीन कैटेगरी थी जहां पे प्राइवेट डिफेंस नहीं हो सकता। पहला, व्हेन एनी एक्ट इज डन बाय व्हेन एनी एक्ट इज डन अगेंस्ट द पब्लिक सर्वेंट हु इज एक्टिंग इन गुड फेथ एंड द कलर ऑफ हिज ऑफिस। कलर ऑफ हिज ऑफिस मतलब अपनी अथॉरिटी में। या फिर व्हेन एनी एक्ट इज डन ऑन द डायरेक्शन ऑफ अ पब्लिक सर्वेंट इन गुड फेथ एंड कलर ऑफ हिज ऑफिस, डायरेक्शन पे कर रहा है, प्रोवाइडेड वो दोनों ही एक्ट्स डेथ या फिर ग्रीवियस हर्ट कॉज नहीं होना चाहिए। तीसरा, या फिर आपके पास में इतना रिकोर्स है दैट यू कैन सीक द प्रोटेक्शन फ्रॉम पब्लिक अथॉरिटीज। आगे हम पढ़ेंगे राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी। प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी मतलब अपनी बॉडी को बचाने के लिए कब किसी की डेथ कॉज कर सकते हैं। मतलब आप इतना, सामने वाला कुछ आपके साथ में गलत कर रहा है कि आप अपनी बॉडी को बचाने के लिए सामने वाले की डेथ कॉज कर सकते हैं। क्योंकि अब तक तो हमने ये जाना प्राइवेट डिफेंस एक्सरसाइज करो पर डेथ वगैरह आप कॉज नहीं कर सकते। तो इन केसेस में आप अगर डेथ भी कॉज कर देंगे तो प्राइवेट डिफेंस में आएगा। देखना क्या है, अगर कोई ऐसा एक्शन कोई इंसान ले रहा है, कोई इतना असॉल्ट कर रहा है दैट देयर इज एन अप्रीहेंशन ऑफ डेथ। अप्रीहेंशन का मतलब रहता है आपको डर है, आपको अंदाजा है कि आपकी डेथ कॉज हो जाएगी, और उस केस में आप किसी और की डेथ कॉज कर देते हैं तो प्राइवेट डिफेंस में आएगा। या फिर देयर इज एन अप्रीहेंशन ऑफ ग्रीवियस हर्ट, आपको लगता है कोई ग्रीवियस हर्ट कॉज हो जाएगा, या फिर रेप हो सकता है, या फिर कोई इंसान अपनी अननेचुरल लस्ट यानी कि अपनी कोई तलब को सेटिस्फाई करने के लिए कुछ गलत एक्ट करने वाला है, अननेचुरल लस्ट की वजह से वो कोई एक्ट कर रहा है, या फिर किडनैपिंग और एबडक्टिंग का केस है तो आप बिल्कुल डेथ कॉज कर सकते हैं। ठीक है, या कोई ऐसा एक्ट है जहां पे सामने वाला कुछ गलत कर रहा है, देखो यहाँ पे एन असॉल्ट विद इंटेंशन ऑफ wrongfully confining अ पर्सन, सामने वाला आपको इतना बांधने वाला है, यू डोंट हैव टाइम टू सीक पब्लिक अथॉरिटीज का आप हेल्प नहीं ले सकते, और सामने वाला आपको रॉन्गफुल कन्फाइन करने वाला है, कहीं बंद करके रखने वाला है, और उस केस में आप अपने बचाने के लिए सामने वाले की डेथ कॉज कर सकते हैं। और या फिर कोई एसिड अटैक आपके ऊपर होने वाला है, तो आप बिल्कुल ध्यान रखना, अप्रीहेंशन ऑफ डेथ है, अप्रीहेंशन ऑफ ग्रीवियस हर्ट है, किडनैपिंग है, अगर आप ऐसे लाइंस थोड़ा याद करें ना एक कैटेगरी के, या फिर रॉन्गफुल कन्फाइनिंग है, और फिर रेप, अननेचुरल लस्ट, या फिर एडमिनिस्ट्रेटिंग एसिड और एन अटेम्प्ट टू थ्रो द एसिड। कोशिश भी सामने वाला कर रहा है एसिड फेंकने की, एसिड फेंक दिया तो बात ही अलग है, पर अगर कोशिश भी कर रहा है और अगर आप उसमें डेथ कॉज कर देते हैं तो बिल्कुल चलेगा, आप अपनी प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट बॉडी एक्सरसाइज कर रहे हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे। आगे क्या बोल रहा है, राइट टू, अब कब तक, आप कितना टाइम है आपके पास में अपनी प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट बॉडी को एक्सरसाइज करने का, जब तक वो एक्ट चल रहा है। ठीक है, देखो द राइट टू प्राइवेट डिफेंस ऑफ द बॉडी कमेंसेस, मतलब जब, जैसे ही आपको रीजनेबल अप्रीहेंशन हो गया, जैसे ही आपको अंदाजा लग गया कि आपके साथ कुछ गलत होने वाला है, जब से रीजनेबल अप्रीहेंशन हुआ तब से वो प्राइवेट डिफेंस स्टार्ट हो सकता है। ठीक है, और आपकी राइट कब तक खत्म होगी, जब तक वो डेंजर कंटिन्यू हो रहा है। ध्यान रखना, शुरू कब से होगा, जब से आपको डर आया या जब से आपको डर लगना चालू हुआ। खत्म कब होगा, जैसे ही आपको डेंजर खत्म हो चुका है, जब आपका अप्रीहेंशन और डेंजर खत्म हुआ, अब आपका राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस भी खत्म हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस फॉर प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी मतलब अगर आप अपनी प्रॉपर्टी को बचाने के लिए कब तक आप सामने वाले की डेथ कॉज कर सकते हैं प्राइवेट डिफेंस के नाम पे। ये चार कैटेगरी में होगा। अगर कोई रॉबरी आ रहा है, रॉबरी अभी तक आपने पहले पढ़ लिया होगा। अगर कोई हाउस ब्रेकिंग कर रहा है, हाउस ब्रेकिंग मतलब जब कोई गलत तरीके से, नॉर्मल वे से नहीं, कुछ ऐसे गलत तरीके से आपके घर के अंदर एंटर करने की कोशिश कर रहा है, आफ्टर सनसेट एंड बिफोर सनराइज मतलब रात में, या फिर कोई ऐसा मिसचीफ कॉज करने वाला है जो फायर से हो या फिर कोई बॉम्ब टाइप की चीज से हो, एक्सप्लोजिव सब्सटेंस मतलब बॉम्ब के जैसी कोई चीज हो, या फिर कोई ऐसा थेफ्ट है या फिर ट्रेसपास है जहां पे आपको डेथ या ग्रीवियस हर्ट कॉज हो सकता है, तो आप अपनी प्रॉपर्टी को बचाने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए आप बिल्कुल सामने वाले की डेथ कॉज कर सकते हैं इन नेम ऑफ प्राइवेट डिफेंस। एंड इफ द पर्सन इज कॉजिंग द डेथ ऑफ अदर पर्सन देन दैट शैल फॉल अंडर द एक्सेप्शंस। समझना, प्राइवेट डिफेंस फॉर प्रॉपर्टी while the person can cause death in the following circumstances। पहला है रॉबरी, अगर हाउस ब्रेकिंग है बिफोर सनराइज एंड आफ्टर सनसेट, मिसचीफ बाय फायर एक्सप्लोसिव सब्सटेंस है, थेफ्ट है,
मिसचीफ है, हाउस ट्रेसपास है। ठीक है। अब यहाँ पे भी आप देखो, लास्ट टॉपिक है जो बात करता है हमसे कमेंसमेंट की, कि कब चालू होगा और कब खत्म होगा। जैसे हमने बॉडी के लिए पढ़ा ना, जैसे आपका डेंजर चालू हुआ और जब तक डेंजर है तब तक आप बिल्कुल अपना राइट एक्सरसाइज कर सकते हैं। यहाँ पे आप देखिए, जैसे ही आपका अप्रीहेंशन ऑफ डेंजर ऑफ प्रॉपर्टी, आप अपनी राइट एक्सरसाइज कर सकते हैं। जब आपका थेफ्ट, अगेंस्ट द थेफ्ट कंटिन्यूज टिल द ऑफेंडर, जब तक आपको पुलिस आपके पास नहीं आ जाती, जब तक आपको पब्लिक अथॉरिटीज का असिस्टेंस नहीं मिल जाता, या जब तक आपको आपकी प्रॉपर्टी नहीं मिल सकती, तब तक ये राइट आपका कंटिन्यू होगा इन ऑर्डर टू कॉज द डेथ इन नेम ऑफ प्राइवेट डिफेंस। ठीक है। अगर कोई रॉबरी हो रही है, तो जब तक सामने वाला आपको डेथ की या हर्ट की या रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट की कॉज करने का अप्रीहेंशन दे रहा है, तब तक ये राइट कंटिन्यू होगा। या फिर कोई ऐसा क्रिमिनल ट्रेसपास कर रहा है, जब तक ट्रेसपास या मिसचीफ कंटिन्यू हो रहा है, बिल्कुल आपके पास में राइट है। एंड लास्ट वाला क्या, अगर हाउस ब्रेकिंग हो रहा है आफ्टर सनसेट एंड बिफोर सनराइज, तो जब तक वो हाउस ट्रेसपास चल रहा है, जब तक वो लोग आपके घर में घुसे हुए हैं, जब तक सामने वाला जो हाउस ट्रेसपास कमिट कर रहा है, जब तक वो आपके घर में है, तब तक आपके पास में ये राइट होगा कि आप सामने वाले की डेथ कॉज कर सकते हैं। अगर वो बिफोर सनसेट, आफ्टर सनसेट एंड बिफोर सनराइज वाला हाउस ब्रेकिंग है, और जब तक आपके सामने वाला आपके घर पे है, यू हैव द राइट टू कॉज द डेथ ऑफ अ पर्सन इन नेम ऑफ प्राइवेट डिफेंस। ठीक है। मैं पांचों पॉइंट्स आप देख लीजिए। अगर जब तक आपके पास में अप्रीहेंशन डेंजर ऑफ द प्रॉपर्टी है, और किस ऑफेंस से डेंजर ऑफ द प्रॉपर्टी, वो हमने ऊपर कवर कर लिया, रॉबरी, हाउस ट्रेसपास, मिसचीफ, ऐसा। उसके बाद में अगर रॉबरी है और थेफ्ट है, और अगर आपकी प्रॉपर्टी आपको वापस नहीं मिल रही थेफ्ट के केस में, या फिर पुलिस आपके पास में नहीं आ पा रही है, या फिर अगर रॉबरी कॉज हो रही है, तो डेथ, हर्ट या रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट है। ठीक है। और आपको जब तक वो डर कंटिन्यू हो रहा है, यू हैव द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, वाइल यू कैन ऑल्सो कॉज डेथ ऑफ द पर्सन। फिर क्या बोल रहा है, क्रिमिनल ट्रेसपास जब तक कंटिन्यू होता है, अगर हाउस ब्रेकिंग में आफ्टर सनसेट बिफोर सनराइज, जब तक हाउस ट्रेसपास कंटिन्यू हो रहा है, आप बिल्कुल ये एक्ट को कमिट कर सकते हैं। तो ये थे आपके जनरल एक्सेप्शंस। तो आपको बस ध्यान रखना है कंसेंट वाला क्वेश्चन, एक ये कब आप डेथ कॉज कर सकते हैं इन नेम ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ योर बॉडी और प्रॉपर्टी, और कब प्राइवेट डिफेंस चालू होता है, कब प्राइवेट डिफेंस खत्म होता है, और इंटॉक्सिकेशन। ये बेसिकली चार कैटेगरी है जहां से क्वेश्चन आने का प्रोबेबिलिटी जो है वो थोड़ा ज्यादा है। तो आप बिल्कुल कंसेंट वाले पार्ट को अच्छे से करके जाइए कि कब कंसेंट है, कब कंसेंट नहीं है। और अगर आपको इन पॉइंट्स पे भी कुछ डिटेल एक्सप्लेनेशन चाहिए, तो जस्ट फील फ्री टू आस्क मी। वी कैन कनेक्ट ऑन गूगल मीट और ऑन जूम, वेर एवर यू फील कंफर्टेबल, एंड आई विल इंश्योर दैट आपको ये एक्सेप्शंस क्लियर हो जाए, क्योंकि ट्रस्ट भी ये बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी की क्वेश्चन आ जाए। और ये ऐसी चीजें हैं जो हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में भी हमें जानना जरूरी है। So just stay tuned, and I hope you have liked this video. In order you have liked it, just subscribe to my channel, join my Telegram channel, like this video, and this will also motivate me to post some more videos in order to ensure the clarity with respect to the provisions of law. ठीक है। तो बिल्कुल, अगर आपको कुछ भी डाउट है, कुछ भी हेल्प चाहिए, अगर इन एक्सेप्शंस में भी आपको कोई डिटेल वर्जन चाहिए, ये जो था ये फास्ट ट्रैक रिवीजन के फॉरवर्ड फॉर्मेट में मैंने किया है। और रिवीजन के नाम पे मैंने सिर्फ लाइंस रीड नहीं करी, बट हाँ मैंने मॉड्यूल के हर पॉइंट को, एसेंशियल पॉइंट्स एंड प्रोविजंस को समझाने की आपको कोशिश करी है। फिर भी अगर आपको लगता है कि नहीं ये कुछ समझ नहीं है, आप प्लीज वापस बता दीजिए, मैं आपको बता दूंगी। बस आप कमेंट करिए या मुझे डीएम करिए और टेलीग्राम पे, एंड आई एम देयर टू हेल्प यू आउट। थैंक यू, बाय बाय।